Good morning, plus one class. Today we are discussing a new chapter, which is motion in a plane of unit number 2, chapter number 2, motion in a plane. इससे पहले हमने इसका फर्स्ट चैप्टर किया है, उसका नेम था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितनी होगी, इसके बारे में हमने काफ़ी सारी बात की है, ग्राफ्स बनाए हैं और जो इक्वेशंस थी कि कहाँ पर क्या वेलोसिटी होगी वो निकालने के लिए हमें 2-3 इक्वेशन जो हमने डेराइव की थी। तो अब हमने बात करनी है मोशन एक प्लेन में। तो प्लेन क्या होता है, जब आप दो एक्सिस को मिला के कोई एरिया बना देते हो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेन। जैसे ये एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस में जो ये एरिया बोर्ड आपको लगा हुआ दिख रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज ए एक्स वाई प्लेन। तो ये हो गया इस प्लेन के ऊपर मोशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चल रहा है, फिर इस तरफ चल पड़ा, वो इस तरफ चल पड़ा है, इस तरह से, तो वो एक प्लेन के ऊपर मोशन कर रहा है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है अब ये। अब कैसा है, ये इस प्लेन के ऊपर है। प्लेन का मतलब हो गया कि अब ये इससे बाहर नहीं आ पाएगा, यानी कि जेड एक्सिस की तरफ नहीं आ पाएगा। मीन्स कि इस तरह की मोशन नहीं हो पाएगी, ना मोशन होगी इस तरह की, ना बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ, ना आउटवर्ड ना इनवर्ड। तो इस तरह की जो मोशन होगी उसको बोला जाएगा मोशन इन ए प्लेन। तो जो हमने क्वांटिटीज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ी थी, सेम उसी तरह से कुछ टॉपिक्स हमने अब मोशन इन ए प्लेन के लिए भी करने हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात आती है, जो सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ पर आपके सामने रहने वाला है इस चैप्टर का, उसमें आपको वेक्टर्स पढ़ने हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटीज देखते हैं कि आप जो भी क्वांटिटीज पढ़ते हो, जैसे वेलोसिटी हो गई, टाइम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इन सभी को हम दो क्वांटिटीज, दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सपोज फर्स्ट जो है वो कौन सी है, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, ओके। तो और दूसरी कौन सी होगी, ये होगी वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होंगी, स्केलर क्वांटिटीज होंगी जिनका कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। और वेक्टर्स क्वांटिटी कौन सी होंगी, जिनका कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होगा प्लस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। तो जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि स्केलर्स की बात करें तो स्केलर्स में किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि इस पेन के वेट की बात की जाए तो कितना है, लगभग 10 ग्राम होगा। तो 10 ग्राम इज द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर इट्स वेट। सो मैग्नीट्यूड क्या हो गया कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू किसी क्वांटिटी के साथ अटैच है, जो भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसका क्या बन जाएगी, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो हर एक क्वांटिटी के पास होता है, लेकिन अगर उसके पास डायरेक्शन नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो नहीं है, तो उस क्वांटिटी को क्या बोला जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको बताया जाए कि यहाँ पर जो टाइम है, टाइम यहाँ पर हो गया फिलहाल 10 ओ क्लॉक हो गई सपोज, तो 10 ओ क्लॉक न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो गई, बट किस डायरेक्शन में है, क्या इधर 10 ओ क्लॉक है या इस तरफ 10 ओ क्लॉक है, ऊपर की तरफ है। आप नहीं बता पाओगे, आप बोलोगे 10 ओ क्लॉक है सिर्फ, तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन अटैच नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल तो क्या हो गया कि जो टाइम है, टाइम इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। फर्दर सेकंड और क्या हो सकता है, टेम्परेचर की अगर बात की जाए, यहाँ का टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है, तो किस डायरेक्शन में है नहीं बता पाओगे, वो तो हर जगह 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इसलिए टेम्परेचर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज में बस सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो उसमें भी था, बट यहाँ पर एक फिक्स डायरेक्शन भी होगी। फिक्स डायरेक्शन का मतलब हो गया कि जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी अप्लाई किया, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया फोर्स। और भी जितनी आपने इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज पढ़ी हैं वो लगभग वेक्टर क्वांटिटीज में ही आती है। फोर्स, वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन, ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जबकि जो स्पीड है, स्पीड में आपको बताया गया था कि स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है। जैसे बाइक है, बाइक को जो मीटर है उसको स्पीडोमीटर बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पीड बताता है, बाइक इधर भी जा रही है, इधर भी चलेगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, तो वो कभी भी एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं चलती है। क्योंकि प्रैक्टिकली हम उसको एक फिक्स डायरेक्शन में चला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सड़कें भी मुड़ती रहती हैं, सड़क पे कोई आगे से आ गया तो वो उसके डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। तो इसलिए जो उसका मीटर है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पीडोमीटर। वो स्पीड बताता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात वहां पर नहीं होती है। तो ये है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब अगर बात करनी हो हमने कि वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर आपने प्लेन ऑफ पेपर पे दिखाना है कि कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो रिप्रेजेंटेशन उसके कैसे की जाएगी। मान लो कोई वेक्टर है, फोर्स ही है, और 5 न्यूटन फोर्स आपने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, तो एक एरो का साइन आपको दिखाना पड़ेगा और आप इसको लिख दोगे एफ, एफ के ऊपर एरो लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एक फोर्स बन गया, और आप बोल दोगे कि ये फोर्स 5 न्यूटन है। अगर आपको 10 न्यूटन पूछ लिया जाए कि फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है, तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो ये 5 न्यूटन है तो इसका डबल कर देते हैं हम, तो ये कितना हो गया, 10 न्यूटन फोर्स हो गया। तो इस तरह से आप वेक्टर्स को दिखा सकते हो। लेकिन इस तरह से लेंथ वाइज दिखाने की जो रिप्रेजेंटेशन है इसका यूज बहुत कम होता है। हम कैसे कर लेते हैं इसको कि कहीं पर अगर फोर्स दिखाना है तो आप उसको लिख दोगे फोर्स, फोर्स कैसा है, वेक्टर, तो ये इस तरह से दिखा दोगे। मींस इसका मतलब क्या है कि अगर तो लिखा हुआ है खाली एफ, अगर तो लिखा हुआ है एफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया कि ये भी 5 न्यूटन है सपोज और ये भी 5 न्यूटन है, ठीक है। तो 5 न्यूटन फोर्स का मतलब है कि यहाँ पर एरो नहीं लगा हुआ है, एरो नहीं लगा है मींस कि ये फोर्स की सिर्फ वैल्यू है, 5 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, हमें ये नहीं बताया हुआ कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स वेक्टर 5 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर फोर्स एंड इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन भी आपको बताई जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो आपने जो भी आपके कंसेप्ट में, आपके न्यूमेरिकल में जो भी डायरेक्शन पॉजिटिव मानी हुई है उस डायरेक्शन में ये फोर्स है, और कैसा है, 5 न्यूटन इसकी वैल्यू है, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो। और जैसे ये लिखा होगा खाली एफ लिख दिया 5 न्यूटन, तो इसका मतलब है कि खाली इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है। और न्यूमेरिकल वैल्यू को और कैसे लिख सकते हैं, हम मोड में करके भी लिख सकते हैं। इसी को हमने ये लिख दिया कि एफ वेक्टर, और इसको किस में लिख दिया, मोड्स में लिख दिया। तो ये भी क्या दिखा रहा है कि एफ वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है और कुछ नहीं करना, डायरेक्शन की बात हमने यहाँ पर नहीं करनी है। तो ये हो गया फोर्स वेक्टर, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो वेक्टर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं। तो जनरली हमने जो पढ़ना है यहाँ पर कि जो सिंपल टाइप्स होते हैं, वैसे कई तरह से वेक्टर्स को कैटेगराइज किया जाता है, तो हम बहुत सिंपली इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगले यूनिट्स में भी काफी यूज होना है, वो है पोजीशन वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोजीशन वेक्टर, जैसा कि नाम से ही पता है, बहुत इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, नाम से ही दिख रहा है पोजीशन वेक्टर। जो वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है कि ये पॉइंट हमारे ओरिजिन से, हमारे रेफरेंस पॉइंट से इस जगह पर लोकेट करता है, उसको हम क्या बोल देंगे, पोजीशन वेक्टर बोल देंगे। तो जैसे अगर मान लो मेरे से कुछ दूर पे कोई चेयर पड़ी है, तो मैं अपने आप से बता रहा हूँ, कोई भी ऑब्जर्वर है, वो उसका ओरिजिन मैं हूँ कि मुझसे कितने दूर है वो बताना है। तो वो क्या करेगा, मेरे से एक लाइन खींच देगा उस चेयर तक, मेरे से एक लाइन खींच देगा उस चेयर तक, और वहां पर एरो डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट चेयर विद एज्यूमिंग रेफरेंस पॉइंट मी। तो रेफरेंस पॉइंट मुझे माना गया है, चेयर को ऑब्जेक्ट माना गया है, चेयर की हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है, और हमने एक लाइन खींच दी, तो वो क्या बन गया,
पोजीशन वेक्टर। तो सेम अगर इसको भी ऐसे ग्राफ्स पे दिखाया जाए तो यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है P, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x y z, ठीक है, और जो ग्राफ है हमारा वो इस तरह का है, ये हो गया हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है, पॉइंट है P ये, और ये हो गया ओरिजिन। तो ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट। तो ओरिजिन से इस पोजीशन P पॉइंट की अगर हमने पोजीशन को स्पेसिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन इस P तक ड्रॉ कर देते हैं। हमने ये बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट बना देते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो लाइन होगी ये क्या बन जाएगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर को आप किसी तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ज्यादातर इसको बुक्स में R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो R वेक्टर वैसे तो एक ही वेक्टर है, लेकिन अगर टाइप्स की बात की जाए तो R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इन दिस केस, ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा वो क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन से होते हैं, डिस्प्लेस का मतलब जो हमें डिस्प्लेसमेंट बताए, पोजीशन वेक्टर मींस जो हमें पोजीशन बता रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मींस कि जो हमें डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे हो गया, इन द मेन टाइम कितना अपनी जगह से वो डिस्प्लेस हो चुका है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर इसी में देखते हैं, जैसे ये पॉइंट P था, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये कितना है, R है, क्लियर हो गया। ये पहले यहाँ पर था, जब टाइम 0 था आपने मेजर करना शुरू किया, कुछ देर बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से मूव होके यहाँ पर आ गया, पॉइंट किस गुण से पे, क्या वो पे, इस पर जो कोऑर्डिनेट बन गए x1 y1 और z1 ये बन गए, ठीक है। इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ये बन गया, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का, इसको मैंने क्या नाम रख दिया, R1 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ ये कितना डिस्टेंस आ गया, कितना डिस्टेंस मूव हुआ ये फिर यहाँ तक, सपोज ये डिस्टेंस हुआ s, ठीक है। तो s वेक्टर जो आपने s वेक्टर दिखाया है ये क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि क्या शो कर रहा है, इन द मेन टाइम द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट P टू Q, और कितना डिस्टेंस है, s है। तो अगर s वेक्टर की बात की जाए तो s वेक्टर क्या बताएगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक ये कितना दूर है, ये हो मान लो 10 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ से और यहाँ तक का 10 मीटर डिस्टेंस है। अगर s वेक्टर है तो ये बताएगा आपको कि 10 मीटर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और इस डायरेक्शन में है, पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाई हुई है ना, वेक्टर फॉर्म में एक एरो लगाया हुआ है हमने कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और इस तरफ है, 10 मीटर इज द मैग्नीट्यूड एंड प्लस द डायरेक्शन। तो s जो वेक्टर है हमारा उसकी वैल्यू तो हो गई है, तब आपको इसको ब्रैकेट्स में या किसी भी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये तो बन गया s वेक्टर। और अगर हमने लिख दिया s वेक्टर को मोड में, तो इसका मतलब है कि सिर्फ हमें वैल्यू बताई हुई है, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताई है, यानी कि s जो है वो 10 मीटर डिस्टेंस है। अब वो P से Q तक भी हो सकता है, Q से P तक भी हो सकता है, ठीक है। अभी तक की जो आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, लेकिन पड़ता है। अभी तक आपकी नॉलेज ये कहती है कि P से Q तक जाते हैं या Q से P तक जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 10 मीटर पड़ेगा, ये भी 10 मीटर पड़ेगा, ये स्टेयर्स नीचे से ऊपर गई वही नीचे आ गई, ऊपर से नीचे। लेकिन फिजिक्स में इस तरह की कंडीशन में, इस तरह की ऑब्जर्वेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी, P से Q तक इस तरफ है, Q से P वापस हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव मानना हुआ है तो दूसरा डायरेक्शन क्या माननी पड़ेगी, नेगेटिव माननी पड़ेगी। तो इस तरह से कुछ डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम ये सारी चीजें अच्छे से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। तो ये तो खाली दो जो टाइप्स हैं वेक्टर्स की वो हमने बताई हैं, जो कि मेजर टाइप्स हैं, काफी तरह से काफी जगह पे यूज भी होती हैं। इनके अलावा और भी टाइप्स हैं जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है वेक्टर्स के बारे में, इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेरीज है, देन फील फ्री टू आस्क एनी।